आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जो कि बुक 2 से है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। तो हर एक कंट्री क्या है, अपने रिलेशन बनाने के लिए दूसरी कंट्री के साथ एक पर्टिकुलर जो पॉलिसी है वो क्या है बनाती है, और उस पॉलिसी को हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया ने भी क्या है अपनी पॉलिसी बनाई है जिससे वो क्या है रिलेशन बना सकती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और उसे हम क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, उसके दो मेजर एलिमेंट्स हैं। पहला है रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस, यानी कि सभी नेशन की जो सॉवरेनिटी है वो उसको क्या है बना कर रखनी है। और सॉवरेनिटी का मतलब आपको पता ही होगा कि खुद की कंट्री पर खुद को राज करना, किसी दूसरी कंट्री की पॉलिसीज़ क्या है उस कंट्री के ऊपर अफेक्ट नहीं डाल सकती, तो वो होती है हमारी सॉवरेनिटी। दूसरा एलिमेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेंटेनिंग वन सिक्योरिटी थ्रू पीस, यानी कि हमें क्या है सिक्योरिटी तो बना के रखनी है, लेकिन उसे क्या है हमें शांति के साथ बना के रखनी है, कोई भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू है ना, उनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, और जवाहरलाल नेहरू ने ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक शेप दी थी, और वो क्या है हमेशा से ही पीस को सपोर्ट करते थे, और उनका मानना था कि हमें क्या है जो वॉर और प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है शांति से सॉल्व कर लेनी चाहिए, और हमें क्या है लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, युद्ध नहीं करने चाहिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उसके प्रिंसिपल क्या थे, यानी कि उसके सिद्धांत क्या थे। तो पहला प्रिंसिपल है हमारे पास पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि जो नैम की पॉलिसी थी वो क्या है सिद्धांत था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। तो जैसा कि हम जानते हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय क्या है कोल्ड वॉर चल रहा था विश्व के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता हमारे लिए अगर हम किसी भी सुपर पावर के पास चले जाते, या फिर उनका जो अलायंस था अगर हम उसका हिस्सा बन जाते। तो इसीलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने क्या फॉलो की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, और थर्ड वर्ल्ड को बनाया जो कि दोनों ही सुपर पावर से अलग था, दोनों सुपर पावर्स के साथ नहीं मिलता था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने क्या है रिस्पेक्ट करी थी डेमोक्रेसी के शुरुआत से ही, और इसीलिए उसने क्या है एक डेमोक्रेसी सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर, जो कि सक्सेसफुल रहा था। हालांकि बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उसके बाद भी वो क्या सक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इंडिपेंडेंस से ही इंडिया ने क्या है ह्यूमन राइट्स दिए हैं, जो कि क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं सभी सिटीजन्स के। और इंडिया ने सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी क्या है ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस, यानी कि दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शांति बनाए रखना क्या है एक मेन एलिमेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इसीलिए इंडिया क्या है कोशिश कर रहा है कि वो क्या है इस्टेब्लिश कर पाए शांति सभी कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड की। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है अपोजिशन टू इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो ब्रिटिशर्स या फिर जितने भी अमेरिकन्स थे उन्होंने किसी भी देश के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, उसको क्या है इंडिया अपोज करता था कि वो कैसे किसी देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो इंडिया क्या है शुरुआत से ही अपोज किया करता था इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का, क्योंकि इंडिया ने खुद उसे क्या है सहा है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को, और उससे फाइट करके फिर इंडिया क्या इतना उभर कर आया है। तो अगर मैं इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या है एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई कंट्री एक छोटी कंट्री को क्या है ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी कि उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, और उस छोटी वाली कंट्री के ऊपर अपना गवर्नमेंट सिस्टम चलाती है, और उस कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसका क्या है शोषण करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप, यानी कि जो वर्ल्ड पीस है यानी कि दुनिया के अंदर शांति या फिर जो फ्रेंडशिप है उसे हमें क्या है बढ़ावा देना है। तो इंडिया क्या है ना शुरुआत से ही कोशिश कर रहा है कि वो क्या है प्रमोट करे पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस और फ्रेंडशिप को, और इंडिया ने जो कोल्ड वॉर था उसके टाइम पे भी क्या है पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, और इस सब के साथ इंडिया ने क्या है अपनी आर्मी भी क्या है भेजी थी यूएनओ के अंदर पीस ऑपरेशन के लिए, और जो कि ये दर्शाता है कि इंडिया कितना सीरियस है वर्ल्ड पीस को लेकर, यानी कि विश्व में शांति को लेकर, कि कोई भी जो देश है वो लड़ाई झगड़ा ना करे, सब आपस में क्या है एक दोस्त की तरह मिलकर रहें।
तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल को लेकर आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइनल एग्जाम में, तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से कर लेना। तो अब हमारा टॉपिक आता है एफ्रो एशियन यूनिटी, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं जो अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट है उनके बीच में क्या क्या यूनिटी है। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो भी क्या है इंडिपेंडेंट हुई थी, जो कि क्या है इंडिया की तरह ही गरीब थी। और वो सारी कंट्रीज़ भी क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। और इस सिचुएशन के अंदर जो नेहरू थे उन्होंने क्या है कोशिश की कि वो जो यूनिटी है अफ्रीका और एशिया की उसको बढ़ाए। तो अब हम कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो अफ्रो और एशिया की यूनिटी है वो बनी। तो जो इंडिया है उसने क्या है ऑर्गेनाइज किया था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के अंदर, और ये क्या है नेहरू की लीडरशिप के अंडर था। सेकंड पॉइंट है कि इंडिया ने क्या है जो इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस है उसके लिए भी कोशिश की थी। थर्ड पॉइंट है कि प्रोटेस्ट किया था जो अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका के अंदर उसके खिलाफ। और अपार्थाइड सिस्टम आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर रंग के बेस पर भेदभाव किया जाता था, उसे क्या है अपार्थाइड सिस्टम बोलते थे। और यहाँ पे ये जो वर्ड एफ्रो दे रखा है ना उसका मतलब अफ्रीका ही है, तो कंफ्यूज मत होना। और इनकी जो सबसे बड़ी यूनिटी है वो ये मानी जाती है कि उन्होंने क्या है नैम को फाउंड किया था बंदंग कॉन्फ्रेंस में। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि नैम की फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो सारे फैक्ट्स है ना वो ये दर्शाते हैं कि कितना एक्टिव और पॉजिटिव रोल है इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के रिलेशन कैसे हैं उसकी नेबर कंट्रीज़ या फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया और चाइना का रिलेशन। तो यहाँ पे क्या एक पंचशील एग्रीमेंट है जिसके क्या है 5 प्रिंसिपल है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के। और ये जो पंचशील एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था 1954 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच। तो इसके क्या है 5 प्रिंसिपल है इस एग्रीमेंट के। पहला प्रिंसिपल है कि जो इंडिया और चाइना है वो क्या है एक दूसरे की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। और सॉवरेनिटी क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि ये दोनों क्या है युद्ध नहीं करेंगे, कोई भी एग्रेसिव मूवमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलाएंगे। थर्ड पॉइंट है इसका कि वो क्या है एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मान लो कि इंडिया के अंदर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके खिलाफ चाइना नहीं बोलेगा। फोर्थ पॉइंट है कि एक इक्विटेबल और म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि जिससे क्या है दोनों को ही फायदा हो। लास्ट इसका प्रिंसिपल है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शांतिपूर्वक रहना। तो अब आती है हमारे पास तिब्बत प्रॉब्लम, जो कि इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन ख़राब कर देती है। और ये इंडिया और चाइना से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो तिब्बत क्या है ना एक छोटी कंट्री है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में आती है। और चाइना क्या है शुरुआत से ही तिब्बत के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाने लगा, यानी कि उसके ऊपर अपना हक बताने लगा। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं मानता था। इंडिया का मानना था कि ये जो तिब्बत है वो क्या एक अलग कंट्री है। लेकिन 24 अप्रैल 1954 को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत के ऊपर चाइना का हक है। लेकिन इंडिया ने क्या है ये कुछ कंडीशंस के ऊपर माना था, और चाइना ने भी ये प्रॉमिस किया था कि वो तिब्बत को क्या है कुछ पावर देंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना ने तिब्बत को कोई पावर नहीं दी और ना ही कोई ऑटोनोमी दी। ऑटोनोमी का मतलब होता है जब कोई पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद की कंट्री को कंट्रोल करता है, उसके रूल्स रेगुलेशन सेट करता है, तो वो ऑटोनोमी जो थी चाइना ने तिब्बत को नहीं दी थी। तो एक आर्म रेबेलियन ब्रोकआउट हुआ चाइनीज़ रूल के खिलाफ तिब्बत के अंदर, और ये जो आर्म रेबेलियन था वो क्या है दबा दिया गया चाइना की फोर्सेस के थ्रू, यानी कि ये वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। और तिब्बत की ये गिरावट देखकर जो तिब्बत के रिलीजियस लीडर थे दलाई लामा, वो क्या है हमारे इंडिया के अंदर आते हैं 1959 में शेल्टर लेने के लिए। और वो जिस जगह पर आते हैं उसका नाम है धर्मशाला, और ये धर्मशाला हिमाचल के अंदर है। और चाइना ने ऐसा कहा कि ये क्या है हमारा इंटरफेरेंस है इंटरनल अफेयर्स के अंदर, यानी कि तिब्बत पे हमारा हक है और ये हमारा क्या है अंदरूनी मामला है, इंटरनल मामला है, इसमें क्या है इंडिया कुछ नहीं बोल सकता। और जब इंडिया ने क्या है शेल्टर दिया दलाई लामा को, तो चाइना ने उसको क्या है बहुत ज़्यादा अपोज किया। तो अब आता है हमारे पास इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स, यानी कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर थे उनको लेकर क्या क्या झगड़े हुए वो हम देखने वाले हैं। तो इंडिया और चाइना के अंदर 2 बॉर्डर्स को लेके झगड़े थे। पहला था एक्साई चीन एरिया जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर है, और दूसरा है नेफा जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि क्या है अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। और चाइना ये दर्शाता है कि इन पार्ट्स के ऊपर चाइना का अधिकार है।
लेकिन जो इंडिया है उसका ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे, अब ये एरिया हमारा है। लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता। और जो समय था 1957 और 1959 का, इसके बीच में क्या है, जो चाइना ने कुछ जो पार्ट है एक्साई चीन का, उसके अंदर क्या है अपने रोड्स बनाने शुरू कर दिए। तो इसके बाद में क्या होता है ना, बहुत सारी डिस्कशन होती है जो इंडिया और चाइना के लीडर हैं उनके बीच में, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। और बहुत बार तो जो आर्मी है दोनों कंट्रीज़ के, उनके बीच में छोटी मोटी झड़प भी हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। और इंडिया को क्या है ना, चाइना पे बहुत विश्वास था और साथ ही में एक पंचशील एग्रीमेंट भी था, जिस कारण नेहरू जी को लगा था कि कभी भी चाइना इंडिया पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन नेहरू जी क्या है रॉन्ग प्रूव हो गए और 1962 के अंदर चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। तो अब हम देखते हैं इंडिया और चाइना का वॉर। तो चाइना ने क्या है अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर 1962 के अंदर, और जिस वजह से इस अचानक से अटैक की वजह से इंडिया क्या है रेडी नहीं था कि उसके ऊपर कभी चाइना अटैक करेगा, और उसको क्या है एक प्रिपरेशन के लिए चांस भी नहीं मिला। और जो चाइनीज़ आर्मी थी वो क्या है इंडिया के बहुत अंदर तक आ गई थी, और लास्ट में क्या हुआ, एकदम ही सडन सीज फायर हो गया, यानी कि एकदम से ही युद्ध को बंद कर दिया और ये डिक्लेयर किया गया चाइना के द्वारा कि इंडिया ने क्या है हार मान ली है, वो क्या है हार गया है इस युद्ध में। तो अब हम जान लेते हैं कि इस युद्ध का नतीजा क्या निकला। तो पहला नतीजा तो ये निकला, जो इंडिया है वो क्या पूरी तरीके से इस युद्ध में हार गया था। दूसरा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। थर्ड पॉइंट है कि बहुत सारे जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने क्या रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। फोर्थ पॉइंट है कि उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने भी क्या है रिज़ाइन कर दिया था कैबिनेट से। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना कि उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे वीके कृष्ण मेनन। फिफ्थ पॉइंट है कि ऐसा पहली बार हुआ कि लोगों का क्या है विश्वास उठ गया था गवर्नमेंट के ऊपर से, और इस वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की वो भी क्या है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। लास्ट पॉइंट है कि जो नेहरू जी की इमेज थी वो क्या है डैमेज हो गई, यानी कि वो बोलते रहते थे कि चाइना हमारे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन फिर चाइना ने अटैक कर दिया, तो जिस वजह से जो नेहरू जी की इमेज थी वो ख़राब हो गई। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर, क्योंकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो 1974 के अंदर क्या होता है ना, दोनों ही जो स्टेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं डिप्लोमेटिक टाइज का, यानी कि वो क्या है म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो ट्रेड है जो डील्स वगैरह है वो साइन करेंगे। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टार्ट हुआ था 1975 में। और जब 1988 के अंदर राहुल गांधी गए थे चाइना में, जब जो दोनों का रिलेशन था वो क्या है अच्छे होने के चांसेस वहाँ पर लग रहे थे इंडिया और चाइना के रिलेशन के। लेकिन जब 1998 के अंदर इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब दोनों के बीच में फिर से जो टेंशन है वो क्रिएट होना शुरू हो गई। अगर मैं प्रेजेंट के रिलेशन की बात करूं तो इंडिया और चाइना का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा है। तो जो इंडिया और रशिया का रिलेशन है ना वो क्या है शुरुआत से ही बहुत अच्छा था। आपने देखा होगा जब रशिया यूएसएसआर का पार्ट था तब इंडिया और यूएसएसआर ने मिलकर 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जो कि दिखाता है कि इंडिया और जो यूएसएसआर यानी कि जो रशिया थे वो कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। और शुरुआत से ही जो रशिया है ना वो क्या है इंडिया की मदद करता है। और इंडिया और रशिया का एक व्यू है कि वो क्या है मल्टीपोलर वर्ल्ड को देखे पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि ऐसा वर्ल्ड ना हो जहाँ पे सिर्फ एक पावर हो। वो ऐसे वर्ल्ड का ड्रीम करते हैं जहाँ पर क्या है बहुत सारी पावर हो, यानी कि जो वर्ल्ड है वो क्या हो मल्टीपोलर हो। और इंडिया और रशिया दोनों का ही क्या है डेमोक्रेसी में मानना है, यानी कि वो दोनों ही क्या डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं। और 2001 में तो हद ही हो गई, इंडिया और रशिया के बीच में क्या है 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए, यानी कि 80 ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए जो क्या है दोनों ने मिलकर किए थे। और इंडिया क्या है रशिया का बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा आर्म्स बायर है, यानी कि इंडिया क्या है पूरी दुनिया में अंदर सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। और इंडिया क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो तेल है वो क्या है रशिया से मंगवाता है। और तो रशिया क्या है इंडिया की जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इंडिया के अंदर कश्मीर को लेकर जितने भी इश्यूज रहते हैं दूसरे देशों के साथ, उसे भी क्या है जो रशिया है वो बहुत सपोर्ट करता है।
तो अब हम जानते हैं इंडिया और अमेरिका के रिश्ते के बारे में, या हम इंडिया और यूएसए का रिश्ता भी कह सकते हैं। तो जो इंडिया और अमेरिका का रिश्ता है ना, वो शुरुआत से ही बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि जो इंडिया था वो क्या है, सोवियत यूनियन के साथ ज़्यादा क्लोज था। इसी वजह से इस बात को अमेरिका क्या है, अच्छा नहीं मानता था। लेकिन जब जो सोवियत यूनियन है 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी कि अलग अलग बिखर गया, तब जो रिलेशन थे इंडिया और अमेरिका के बीच में वो क्या है, इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए। और प्रेजेंट के अंदर जो रिलेशन है इंडिया और अमेरिका की, वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है। तो अब हम जान लेते हैं इंडिया और अमेरिका की रिलेशन के बीच की कुछ खास बातें हैं। तो पहला पॉइंट है कि 65% जो इंडियन सॉफ्टवेयर है वो एक्सपोर्ट होके यूएस तक जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो 35% एम्प्लॉयज़ हैं अमेरिकन कंपनी बोइंग के अंदर, वो क्या है, इंडियंस ही हैं। और 3 लाख इंडियन क्या है, वर्क करते हैं सिलिकॉन वैली के अंदर, जो कि अमेरिका के अंदर है। और अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियंस का है। अगर मैं इनके करंट रिलेशन की बात करूं तो 2021 के अंदर जो बाइडन है वो क्या है, नए प्रेसिडेंट बने अमेरिका के अंदर। और अमेरिका ने ये अनाउंस की कि वो क्या है, इंडिया को अपना मेन डिफेंस पार्टनर बनाएंगे, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत गर्व की बात थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इज़राइल, यानी कि इंडिया और इज़राइल के बीच में क्या क्या रिलेशंस है वो हम पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करना। तो जो इंडिया और इज़राइल के रिलेशन है ना, वो स्टार्ट हुए थे 1992 के अंदर। और जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो क्या है, विजिट किए थे इंडिया के अंदर 2017 में। और कई मौक़ों पर इज़राइल ने क्या है, इंडिया की मदद भी की है। अब हम देखते हैं कि कोऑपरेशन क्या रहा इंडिया और इज़राइल के बीच में। फर्स्ट पॉइंट है कि रशिया के बाद में जिससे इंडिया सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीदता है वो है इज़राइल। सेकंड पॉइंट है कि दोनों कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। थर्ड पॉइंट है कि इज़राइल ने क्या है, इंडिया की मदद की है ताकि वो अपना इरिगेशन और जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, उसे क्या है, इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी को बचाने के लिए जो वाटर सैनिटेशन प्लांट्स है वो क्या है, इज़राइल ने बनवाए हैं अलग अलग एरिया के अंदर इंडिया के। और इज़राइल क्या है, इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर भी इंडिया की कुछ मदद लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इकोनॉमिक रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर हेल्थ सेक्टर की बात किया जाए तो जब कोरोना वायरस चल रहा था तब इंडिया ने क्या है, जितनी भी महत्वपूर्ण या ज़रूरी दवाइयाँ थी वो क्या है, इज़राइल के अंदर भेजी थी। और दोनों ही कंट्रीज़ क्या है, आपस में ज़रूरी सामान भेजती रहती हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा रहा है। और तुम्हारे और एग्ज़ाम के रिश्ते में भी ये बहुत काम आने वाला है, तो ध्यान से सुन लेना। तो जब से पार्टीशन हुआ ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। और पार्टीशन का यहाँ पे मतलब है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए। और अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन चारों ही युद्ध के अंदर इंडिया विजयी रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए। तो पहला कारण है कश्मीर डिस्प्यूट, यानी कि दोनों में ही झगड़े होते रहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मेरा है और यहीं पे इंडिया कहता है कि कश्मीर मेरा है, तो कश्मीर को लेकर क्या यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। दूसरा है बॉर्डर डिस्प्यूट, तो क्या है, यहाँ पे बॉर्डर को भी लेकर क्या है, बहुत झगड़े होते रहते हैं। गुजरात में भी हुए, फिर जम्मू कश्मीर में भी बॉर्डर को लेकर झगड़े हुए। थर्ड पॉइंट है कि जो पाकिस्तान है ना, वो क्या है, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते रहते हैं। और जो पाकिस्तान है ना, वो क्या है, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता रहता है, यानी कि उसका ये मानना है कि सब क्या है, अलग अलग होकर रहो। और लास्ट पॉइंट है कि पानी को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं, यानी कि जो नदियाँ हैं जिससे क्या है, पाकिस्तान में भी जाती है और जो इंडिया में भी आती हैं, तो उन नदियों का जो पानी है उसकी शेयरिंग पर भी जो झगड़े हैं वो चलते रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए वो किस तरीके से थी। पहला युद्ध होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 के अंदर, जिसे हम क्या है, कश्मीर डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। और ये जो वॉर था वो क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद में ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गया था। और जो रीज़न था इस डिस्प्यूट का वो था कश्मीर। और इंडिया क्या है, इस युद्ध में जीत गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, चारों युद्ध में इंडिया जीत गया था, तो इसी में भी इंडिया जीता था।
दूसरा युद्ध होता है 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो था नदी के पानी को लेकर। और जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ 1962 के अंदर, उसके बाद में जो इंडिया में प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और 1965 के अंदर युद्ध हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में, और उस युद्ध की वजह थी पानी का बंटवारा। और लास्ट में वही हुआ कि इंडिया ने क्या है, पाकिस्तान को हरा दिया। और जैसे ही ये रिवर डिस्प्यूट ख़त्म हुआ ना, तो उसके बाद में क्या है, एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ 1966 के अंदर, और ये साइन हुआ था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच में, और जिन्होंने क्या है एग्री किया था कि वो जितने भी डिस्प्यूट हैं उन्हें क्या सिर्फ नेगोशिएशन यानी कि बातचीत से ही सॉल्व करेंगे, अभी मिलिट्री का यूज़ नहीं करेंगे। और अब होता है तीसरा युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में, जो बांग्लादेश को लेकर होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो क्या है, ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि वेस्ट पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे ना, वो क्या है, ईस्ट पाकिस्तान वालों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, और जब भी वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते तब जाके वेस्ट पाकिस्तान वाले क्या है, सारा कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते। और इस वजह से 1971 के अंदर युद्ध स्टार्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ईस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम को लेकर, और वॉर ख़त्म हुआ, इंडिया की जीत हो गई और इंडिपेंडेंस हो गई ईस्ट पाकिस्तान की, जो कि बना बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के युद्ध के बाद में 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकर अली भुट्टो के बीच में, और उनका भी मेन एम यही था कि वो क्या अपने सारे झगड़े मिटा लेंगे और क्या शांति बनाए रखेंगे। अब आता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चौथा युद्ध, जिसे क्या है कारगिल वॉर कहा जाता है, और जो कि होता है 1999 के अंदर। और ये इस कारण से होता है जब जो पाकिस्तान के ट्रूप्स हैं वो क्या है घुसपैठ कर देते हैं कारगिल रीजन के अंदर, यानी कि कारगिल के एरिया के अंदर 1999 में। और फिर क्या है, इंडिया के द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया ताकि वो क्या है घुसपैठियों को कारगिल से बाहर निकाल पाएँ। और इसके अंदर क्या है 60 दिन लगे थे, 60 दिनों तक ये वॉर चला, और इसके अंदर इंडिया ने क्या है बुरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को उखाड़ फेंका था। और 1999 के अंदर लाहौर एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर से वही पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और ये साइन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने। तो अब हम देखने वाले हैं इंडिया और नेपाल का रिश्ता। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर झगड़ा रहता है। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया और नेपाल की जो ट्रेड हिस्ट्री है उसको लेकर इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो नेपाल है ना वो क्या है चाइना का अच्छा फ्रेंड है, तो जिस वजह से इंडिया को क्या है चिंता लगी रहती है। और नेपाल के अंदर जो मियोस्ट ग्रुप है उसके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इंडिया के ऊपर एक खतरा बना रहता है। और जो नेपाल है वो क्या है एंटी इंडियन एलिमेंट्स के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाता, जिस वजह से इंडिया क्या उसके साथ खुश नहीं है। और जो नेपाल है ना उसको ऐसा महसूस होता है कि इंडिया क्या है जो उसके इंटरनल अफेयर्स है, यानी कि इंटरनली उसके अंदर जो कुछ चल रहा है नेपाल के अंदर उसमें इंडिया क्या है दखल अंदाजी करता है, जो कि नेपाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया और नेपाल किन किन मुद्दों के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो इंडिया और नेपाल है ना वो क्या है साइंस और बिजनेस के फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी वजह से कोई भी इंसान इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया बिना पासपोर्ट और वीज़ा के जा सकता है। और इंडिया ने नेपाल की बहुत सारी स्कीम्स में मदद भी की है। तो अब हम देखते हैं इंडिया और भूटान का रिलेशन कैसा है। तो इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और भूटान ने क्या है एंटी इंडियन एक्सट्रीमिस्ट चलाए अपने रीजन के अंदर, जिसने क्या है इंडिया की बहुत मदद की। और इंडिया क्या है भूटान की हेल्प कर रहा है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उस प्रोजेक्ट में। और इंडिया क्या है भूटान की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा पैसे भूटान को देता है। तो अब हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन कैसा है। तो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। पहला पॉइंट है कि इलीगल एंट्री हुई बहुत सारे बांग्लादेशीज़ की इंडिया के अंदर, जिस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के अंदर क्या है झगड़े हुए थे। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है इन दोनों रिवर्स के पानी को भी लेकर इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है।
और जो बांग्लादेश है वो क्या है, एक्सपोर्ट नहीं करता नेचुरल गैस इंडिया को। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बांग्लादेश है वो सपोर्ट करता है एंटी इंडियन मुस्लिम जमात को, जिस वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और जो बांग्लादेश है ना वो क्या है, इंडियन आर्मी को रास्ता नहीं देते ईस्टर्न इंडिया में जाने के लिए, इसलिए उनको क्या है, बहुत मुश्किल से ईस्टर्न इंडिया में जाना पड़ता है। और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के पॉइंट्स मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो 1972 के अंदर इन दोनों ने क्या है, फ्रेंडशिप ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन किया था ट्रेड के ऊपर। और 1977 के अंदर इन दोनों ने क्या है, फ्रक्का कोड साइन किया था, ताकि क्या है, अपने जो रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे पाए, और ज़्यादा बढ़ावा दे पाए। तो अब हम जानते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स किन चीज़ों को लेकर थी। पहला है तमिल स्टेटस, यानी कि श्रीलंका के अंदर जितने भी इंडियन तमिल्स रहते थे उनको क्या है, ब्रिटिशर्स श्रीलंका के अंदर लेके गए थे, ताकि वो क्या है, टी प्लांट्स के अंदर वहाँ पे काम कर सकें। लेकिन जैसे ही श्रीलंका आज़ाद होता है, वैसे ही जो इंडियन तमिल्स रहते हैं वहाँ पर, उनको लेकर इंडिया और श्रीलंका के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मेजोरिटी में जो ग्रुप था श्रीलंका के अंदर वो क्या है, इंडियन तमिल्स को दबा रहा था। इसीलिए 1987 के अंदर इंडिया ने क्या, अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका के लोगों को क्या है, वो अच्छी नहीं लगी, और श्रीलंका ने ये कहा कि इंडिया क्या है, हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर दखलंदाजी कर रहा है, जिस वजह से भी इंडिया और श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो अब हम देखते हैं इंडिया और श्रीलंका किन चीज़ों पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या फिर कोऑपरेट करते हैं। पहला पॉइंट है कि इन दोनों के बीच में क्या एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और सेकंड पॉइंट है कि इंडिया ने क्या है, श्रीलंका की हेल्प की थी जब क्या है, श्रीलंका में सुनामी आई थी। और रिसेंटली भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जब श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई है, तब इंडिया ने क्या है, उसको पैसे देकर हेल्प की है। तो अब हम देखते हैं इंडिया और मालदीव्स का कैसा रिश्ता है। तो 1988 के अंदर क्या होता है, कुछ सोल्जर्स क्या है, श्रीलंका से मालदीव्स में हमला कर देते हैं। फिर मालदीव क्या है, इंडिया से हेल्प के लिए गुहार करता है, और इंडिया क्या है, अपनी आर्मी भेज देता है मालदीव्स की हेल्प करने के लिए। और इंडिया ने क्या है, मालदीव्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और तो और इंडिया ने क्या है, जो मालदीव्स की टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अब हम देखते हैं इंडिया और उसके न्यूक्लियर वेपन्स को। तो जो प्रोसेस है इंडिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, वो शुरू हुई थी होमी जहांगीर बाबा की लीडरशिप के अंडर। पर बीच में क्या होता है ना, 1968 के अंदर जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएनओ के, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने क्या है, कोशिश की थी कि वो क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थोप पाए पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जिसके अंदर क्या है, कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती। और इंडिया ने क्या इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, और अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 के अंदर पोखरण राजस्थान में। लेकिन ये जो टेस्ट था ना, वो क्या है, अनसक्सेसफुल रहा था। इसके बाद ने इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 के अंदर, उसी सेम जगह के ऊपर पोखरण राजस्थान में। और ये जो टेस्ट था वो क्या सक्सेसफुल रहा था, और इंडिया एक क्या है, न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। और एक बात और ध्यान रखना, एनपीटी के अलावा जिस ट्रीटी को इंडिया ने साइन नहीं किया था वो थी सीटीबीटी, यानी कि कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि 1996 की थी। तो अभी हमने देखा कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन कैसे आए। अब हम देखते हैं कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या है। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज़ करता है। सेकंड पॉइंट है कि जो न्यूक्लियर पावर है इंडिया वो सिर्फ क्या है, पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज़ करता है। और थर्ड पॉइंट है कि इंडिया ने क्या अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी है, और उसने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी रखी है नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि अगर कोई कंट्री इंडिया के ऊपर पहले न्यूक्लियर अटैक करती है तो उसके बाद में इंडिया क्या अपने न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा उस कंट्री के ऊपर। अदरवाइज़ इंडिया क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा। और ये जो पॉलिसी है वो लाई गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहीं पर आपका चैप्टर होता है एंड। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQs जल्दी आने वाले हैं, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी ज़रूर से देख लेना।